दोस्तों, आजकल मैं आपको बॉलीवुड यानी कि हिंदी सिनेमा के वो किस्से सुना रहा हूँ। मैं उन किरदारों से मिलवा रहा हूँ आपको जिनको आपने सिनेमा में कभी देखा होगा तो पहचाना नहीं होगा, पहचाना होगा तो जाना नहीं होगा, लेकिन हमारे हिंदी सिनेमा को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। अगर हम हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर की बात करें यानी कि जब हिंदी सिनेमा शुरू हुआ 1931 में और 30 के दौर में, 40 के दौर में और 50 के दौर में यानी कि इन दशकों में किन किन लोगों ने अपने काम किए और कामों से हिंदी सिनेमा के सफर को आगे बढ़ाया। आज मैं आपको भारतीय सिनेमा के एक भुलाए जा चुके कलाकार की कहानी बताने जा रहा हूं। गारंटी है आप में से बहुतों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, मगर 1930, 40, 50 के दौर तक ये भारतीय सिनेमा का एक जाना पहचाना चेहरा थे। इनका नाम है भूड़ो अडवाणी। 17 अगस्त 1905 को सिंध के हैदराबाद में भूड़ो अडवाणी का जन्म हुआ था। सिंध का हैदराबाद इलाका अब पाकिस्तान कहलाता है। भूड़ो अडवाणी जी के पिता का नाम था कुंदनमल अडवाणी और वो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, जबकि उनकी माँ उत्तम बाई एक गृहिणी थी। 10 भाई बहनों में भूड़ो अडवाणी सबसे बड़े थे। ये 6 भाई और 4 बहनें थे। भूड़ो जब 10 साल के थे तब स्कूल के एक नाटक में उन्होंने पहली दफा अभिनय किया था। इत्तेफाक से वो नाटक हेमन दास गंगादास नाम के एक शख्स ने भी देखा, जो सिंधी रंगमंच की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम थे। उन्होंने नन्हे भूड़ो अडवाणी का अभिनय उनको बहुत पसंद आया। समय गुजरा और मैट्रिक में भूड़ो अडवाणी जी फेल हो गए। फेल हुए तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। तब हेमन दास गंगादास ने उन्हें अपनी नाटक कंपनी में शामिल कर लिया। हेमन दास गंगादास की नाटक कंपनी से जुड़ने के बाद तो भूड़ो अडवाणी ने खुद को पूरी तरह से अभिनय में समर्पित कर दिया। वो एक मशहूर कलाकार बन गए। दर्शक उनका अभिनय बहुत पसंद करने लगे। तमाम नाटक कंपनियां भूड़ो अडवाणी को अपने नाटकों में काम करने के लिए बुलाती रहीं। उस जमाने में भूड़ो अडवाणी महिलाओं के चरित्र निभाते थे और कभी कभार बूढ़े आदमी का किरदार भी निभाते थे। तभी भूड़ो जी को नवल राम हीराचंद एकेडमी के एक नाटक में बूढ़े आदमी के किरदार का निभाने का मौका मिला। उस नाटक का नाम था हरीफ। वो नाटक जनता को इतना पसंद आया और बहुत पॉपुलर हुआ और भूड़ो अडवाणी के काम से लोग इतने प्रभावित हुए कि लोगों ने उन्हें बुड्ढो अडवाणी यानी बूढ़ा अडवाणी कहना शुरू कर दिया। यही बूढ़ो अडवाणी आगे चलकर भूड़ो अडवाणी बन गए, जबकि इनका असली नाम था दौलत राम अडवाणी। एक दिन दौलत राम अडवाणी और भूड़ो अडवाणी का सारा परिवार हैदराबाद से कराची शिफ्ट हो गया। कराची आकर भी भूड़ो अडवाणी नाटकों में काम करते रहे। सामाजिक समस्याओं, सामाजिक कुरीतियों पर चोट करते उनके नाटक बहुत पसंद किए जाते थे। इसी दौरान जेबी अडवाणी नामक एक कंपनी में भूड़ो को 40 रुपए महीना तनख्वाह वाली एक नौकरी मिल गई। उस जमाने में 40 रुपए की जो मासिक सैलरी थी ये बहुत अच्छी मानी जाती थी। पर भूड़ो अडवाणी की दुनिया तो नाटकों में बसती थी, इसलिए अधिकतर समय नाटकों के चक्कर में वो नौकरी से गायब रहते थे। ऐसे में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। भूड़ो के एक फैन को जब उनकी नौकरी जाने का पता चला, उसने भूड़ो को कराची इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन में नौकरी पर लगवा दिया। कराची इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन में नौकरी करते हुए भूड़ो अडवाणी को बमुश्किल 1 महीना हुआ था कि एक दोस्त के बुलावे पर नौकरी से इस्तीफा देकर साल 1933 में वो मुंबई चले गए। मुंबई में भूड़ो अडवाणी की मुलाकात हुई मोहन भवनानी से, जो कि एक खुद भी सिंधी थे, हैदराबाद सिंध के ही रहने वाले थे और अजंता सिनेटोन नामक कंपनी के मालिक थे। मोहन भवनानी उस समय के मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे और साल 1933 में ही मोहन भवनानी ने भूड़ो अडवाणी को फिल्मों में पहला ब्रेक दिया। उस फिल्म का नाम था अफजल उर्फ हूरे हर। भूड़ो अडवाणी को एक छोटा सा रोल उस फिल्म में मिला था। आगे चलकर भूड़ो अडवाणी ने अजंता सिनेटोन की और भी कई फिल्में जैसे दर्द दिल, दुख्तरे हिंद, द मिल, सैर परिस्तान, शेर दिल औरत व प्यार की मां जैसी कुल 11 फिल्मों में काम किया। 1934 में अजंता सिनेटोन बंद हो गया। ऐसे में फिल्म निर्माता चिमनलाल देसाई ने भूड़ो अडवाणी को अपनी कंपनी सागर मूवीटोन में बुला लिया। सागर मूवीटोन में रहकर भूड़ो अडवाणी को केपी घोष, सर्वोत्तम बदामी और महबूब खान जैसे दिग्गज डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला। फिर तो 1940 तक भूड़ो अडवाणी ने सागर मूवीटोन की कई फिल्मों में काम किया, जैसे डॉक्टर मधुरिका, डेक्कन क्वीन, दो दीवाने, जागीरदार, मनमोहन, हम तुम और वो, पोस्टमैन, महागीत इत्यादि। 1940 में सागर मूवीटोन का विलय यूसुफ फजल भाई की कंपनी में हो गया और इस तरह नेशनल स्टूडियो अस्तित्व में आया। उस समय सागर मूवीटोन के स्टाफ के कई लोगों को नौकरी से हटा दिया गया था। भूड़ो अडवाणी भी उनमें से एक थे, लेकिन उस समय तक वो इतने मशहूर हो चुके थे कि नौकरी से हटाए जाने के बाद भी उनके पास काम की कमी नहीं थी। साल 1941 में आई प्रकाश पिक्चर्स की फिल्म दर्शन में भूड़ो अडवाणी ने एक अहम किरदार निभाया। इस फिल्म का संगीत नौशाद साहब ने दिया था। नौशाद साहब ने इस फिल्म में भूड़ो अडवाणी से एक गीत भी गवा दिया, जिसके बोल थे, कोई कब तक रहे अकेला, मौसम आया अलबेला। इस गीत में ज्योति व प्रेम अदीब ने भी गायकी की थी। 1943 में जब महबूब खान ने अपनी कंपनी महबूब प्रोडक्शंस की शुरुआत की, तो उन्होंने अपनी फिल्म अनमोल घड़ी व अनोखी अदा में भी भूड़ो को कास्ट किया था।
इसी दौरान भूड़ अडवाणी ने और भी कई फिल्मों जैसे मेरी कहानी, 20वीं सदी, अमानत, इस्मत, पूजा, दुखियारी व शौहर में भी काम किया। भूड़ अडवाणी एक कॉमेडियन थे। लोगों को उनकी कॉमेडी बहुत पसंद आती थी। अधिकतर फिल्मों में वो कॉमेडियन के रोल्स में दिखते थे। 1950 के दशक में भूड़ अडवाणी ने आदमी, आखिरी दाव, मीना बाजार, जागते रहो, बूट पॉलिश, श्री 420, मधुमती, अब दिल्ली दूर नहीं, मिस कोका कोला, मधुर मिलन, आंखें व कैदी नंबर 911 जैसी फिल्मों में काम किया। बूट पॉलिश फिल्म में के गीत लपक झपक तू आरे बदरवा में भूड़ अडवाणी के काम को बहुत सराहना मिली थी। 1960 के दशक में भूड़ अडवाणी सिर्फ 5 फिल्मों में नजर आए। इसमें अनुराधा और खामोशी प्रमुख थी। 44 साल के अपने कैरियर में भूड़ अडवाणी ने 102 हिंदी, 2 गुजराती और 4 सिंधी फिल्मों में काम किया। रोचक बात यह है कि इंसाफ किथ्या और राय दियाच नामक 2 सिंधी फिल्मों में तो भूड़ अडवाणी की पत्नी ने भी अभिनय किया है। राय दियाच में भूड़ अडवाणी व उनकी पत्नी ने हीरो के माता पिता की भूमिका निभाई थी। भूड़ अडवाणी की निजी जिंदगी की बात करें तो साल 1939 में उनकी शादी दिल्ली की रहने वाली सुशीला मीरचंदानी से हुई थी। भूड़ों के 7 बच्चे थे, 5 बेटियां और 2 बेटे। मुंबई दक्षिण के ताड़देव इलाके में स्थित सेंट्रल स्टूडियो कंपाउंड के एक विशाल फ्लैट में भूड़ अडवाणी रहा करते थे। भूड़ अडवाणी की आखिरी फिल्म थी 1977 में रिलीज हुई सत्यजीत रे की शतरंज के खिलाड़ी। भूड़ों की पत्नी का निधन 1979 में हो गया था। फिर 25 जुलाई 1985 को 80 साल की उम्र में भूड़ अडवाणी का भी निधन हो गया। तो ये थी भूड़ अडवाणी की कहानी। और जानिए ऐसे और लोगों के बारे में अगले एपिसोड्स में। देखिए, ये कहानी जो आपको सुनाई है ये बहुत ही रेयर है और इसको ध्यान से आप सुनिए, पूरा सुनिए और अपने दोस्तों को भी सुनाइए।